जय हिंद साथियों, राउज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार क्लास आपके लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपकी आज का पहला सवाल, यानी कि आज का पहला टॉपिक क्या है। सवाल इसलिए क्योंकि हम जो कुछ भी आपको पढ़ाएंगे वो एमसीक्यूज की फॉर्म में पढ़ाएंगे, ताकि आपको समझ में आए किस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। बच्चों, एक भी ऐसा सवाल मैं आप लोगों के पास नहीं लेकर के आऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगा, इसलिए आप लोग छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाते चलेंगे। तो देखिए, अभी हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। Who has been appointed as the first woman chief secretary of Odisha? ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए बच्चों, मनोज आहूजा, अनु गर्ग, तुहिन कांता पांडे, अमिताभ कांत। तो करेंट आंसर इज अनु गर्ग। अभी देखिए, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि उड़ीसा की पहली मुख्य सचिव, ठीक है बच्चों, उड़ीसा की पहली मुख्य सचिव, उड़ीसा की पहली मुख्य सचिव। अभी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि कोई महिला मुख्य सचिव के पद पर आई है, ठीक है, उड़ीसा की पहली मुख्य सचिव। अब ये मुख्य सचिव कौन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, राज्य में जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उन सबका हेड कौन कहलाता है? मुख्य सचिव, यानी कि चीफ सेक्रेटरी। ठीक है बच्चों, चीफ सेक्रेटरी कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी जितने भी हेड ऑफ द, जितने भी आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उन सब में हेड, ठीक है, याद रखना कौन होता है? हेड ऑफ, ठीक है, हेड ऑफ ऑल सिविल सर्वेंट्स, ऑल सिविल सर्वेंट्स। किसी भी राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी होता है ये मुख्य सचिव। ये डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। क्लियर पॉइंट? तो इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करता है? ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है ना बच्चों, वो एडवाइस पर, किसकी एडवाइस पर? तो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर होता है। और कौन करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है। कौन करता है? तो गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर पॉइंट? तो अभी किसको इस पद पर नियुक्त किया गया है? तो अनु गर्ग को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर बच्चों? ये आपकी न्यूज है। और जब भी अपॉइंटमेंट की बात होती है तो याद रख लेना कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना मनोज आहूजा, ठीक है, अनु गर्ग ने, ठीक है, अनु गर्ग जी ने किसको रिप्लेस किया है, किसकी जगह ली है? तो किसकी? मनोज आहूजा की जगह लिया है, क्लियर पॉइंट? यहां पे ली है का मतलब ले रही है, और ये अभी पद संभाल रही है तो उन्हीं की जगह ले रही है। क्लियर पॉइंट यहां पे? तो उड़ीसा की पहली मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अनु गर्ग को किया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो मनोज आहूजा की जगह ली है। इन्हें कौन नियुक्त करता है? तो चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम, जो मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी सलाह पे गवर्नर यानी कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। क्लियर बच्चों? यहां पे चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या आता है आपके पास? अंडर प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना द सेंटर स्टेट फंडिंग रेशियो फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट इज। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र राज्य फंडिंग अनुपात क्या है? अभी देखिए 2000 में, ठीक है, सन 2000 में क्या किया गया था? एक योजना आई थी, ठीक है, 2000 में एक योजना आई थी, और योजना का नाम क्या था? प्रधानमंत्री। योजना का नाम क्या था? प्रधानमंत्री। योजना का नाम क्या था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है बच्चों, ग्राम सड़क योजना, ठीक है, याद रखना। अब जितने भी भारत में गांव हैं उन सबको जोड़ने का एक मुहिम छेड़ा गया था, और ये शुरुआत कराई गई थी क्या करने के लिए भाई साहब? तो रोड बनवाने के लिए, सड़कें बनवाने के लिए। कहां पे सड़कें बनवाने के लिए? तो हमारे भारत के तमाम गांवों को जोड़ने के लिए। क्लियर बच्चे यहां पे? तो चलिए, अब इसमें सवाल क्या पूछा जा रहा है कि इसमें जो फंड होता है, खर्चा जो होता है, वो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा कितना शेयर किया जाता है। देखिएगा बच्चों, ठीक है, जब इसको फंडिंग की जाएगी तो पहले इसको 60 और रेशो
40, ठीक है। मैं आप लोग देखोगे यानी कि केंद्र सरकार कितना देगा, तो यहां पे केंद्र सरकार 60% देगा और 40% कौन देगा, तो राज्य सरकार देगा सड़कें बनाने के लिए। क्लियर पॉइंट। लेकिन ये प्लेन्स एरिया में है, लेकिन ये कहां पे है, प्लेन्स एरिया में है, प्लेन्स एरिया में है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद 90:10, ठीक है, ये कहां पे है, तो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य की बात करें, जिसकी हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न राज्य की बात करें, क्लियर पॉइंट, यानी उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालयी राज्य में, यानी पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्य में, ठीक है। कहां पे मिलेगा, उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी या हिमालयी राज्य, ठीक है, हिमालयी क्षेत्र जो हिमालयी राज्य, यहां पे केंद्र सरकार कितना देगी, 90, केंद्र सरकार कितना देगी, 90%, और 10% कौन देगा, राज्य सरकार देगा, ठीक है। 10% कौन देगा, तो राज्य सरकार देगा। क्लियर पॉइंट, यहां पे 10% कौन देगा, तो राज्य सरकार देगी, राज्य सरकार देगी। क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए ये याद रखना, 60, 90 और 100% अगर देना हुआ तो कहां पे, तो केंद्र शासित राज्य होते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी जो होती है ना, यूनियन टेरिटरी जो होती है ना, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित राज्य, वहां पे 100% कौन देगा, तो केंद्र सरकार देगी। क्लियर पॉइंट यहां पे। 2000 में इसको शुरू किया गया था, तो अभी कितना हो चुका है, 2025, यानी कि 2025 के साथ इसके 25 साल पूरे हो चुके हैं, इसके 25 साल पूरे हो चुके हैं। इसीलिए जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है, याद रखना, ठीक है, क्या, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों, रूरल डेवलपमेंट। क्लियर अपॉन यहां पे, यानी कि ग्राम विकास मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय, ठीक है बच्चों, ग्राम विकास मंत्रालय, ठीक है बच्चों, याद रखना, ग्राम विकास मंत्रालय, इसके अंडर में ये ग्राम सड़क योजना आता है। और ग्राम विकास मंत्रालय ने क्या किया है, यहाँ पे एक डिसीजन लिया है कि अब हम लोग बहुत सारी चीजों को ऑनलाइन कर देंगे, यानी जो सड़क बचेगी ना, बनेगी ना, उन सड़कों को हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे। ऑनलाइन मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग का मतलब ये है भाई साहब यहाँ पे कि जैसे कि जगह जगह पे, चौक चौक पे ऑनलाइन कैमरे लगाए जाएंगे और वो कैमरे देखेंगे कि कहां पे सड़कें टूटी हैं। एआई के मदद से, ऊपर से सैटेलाइट से एआई की मदद से सड़कों को देखा जाएगा, कौन कौन सी सड़कें टूटी है, कहां कहां टूटी है, ताकि उन लोगों का मरम्मत किया जा सके। लेकिन फिलहाल अभी आपका सवाल क्या था कि जब हम लोग केंद्र और राज्य सरकार पैसे का बंटवारा करती है, फंड का बंटवारा करती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, तो कितना, 90:10 किन के लिए है, तो उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालयी राज्यों के लिए है, और 60:40 किसके लिए है, तो प्लेन वाले एरिया के लिए, और 100% खर्चा केंद्र सरकार करती है केंद्र शासित राज्यों के अंदर में। क्लियर बच्चों यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल फॉर विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल एंटिटी। अभी देखिए, आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक कंपनी है, आर्यमान, ठीक है, याद रखना, क्या नाम है इसका, आर्यमान, ठीक है बच्चों, आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि वित्तीय सेवाएं। क्लियर पॉइंट, वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी है, ठीक है, लिमिटेड, ठीक है, कंपनी है, याद रखना। इस कंपनी को आरबीआई ने क्या दे दिया है, मंजूरी दे दिया है, इस कंपनी को आरबीआई ने क्या दे दिया है, मंजूरी दे दिया है, ठीक है, क्या बनाने के लिए, कि भैया तुम अभी क्या किस तौर पे काम कर सकते हो, तो एनबीएफसी के तौर पे काम कर सकते हो। एनबीएफसी का मतलब क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है बच्चों, नॉट सर्विसेज, कंपनी, ठीक है बच्चों, याद रखना, कंपनी, कौन सा, कंपनी, एनबीएफसी के तौर पे आप काम कर सकती हो। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, याद रखिएगा, एनबीएफसी के तौर पे आप काम कर सकती हो। एनबीएफसी आईसीसी, पूरा कहें तो एनबीएफसी आईसीसी के तौर पे आप यहां पे काम कर सकते हो। एनबीएफसी का मतलब क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और आईसीसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। आईसीसी का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट
एंड क्रेडिट कंपनी, क्रेडिट क्रेडिट कंपनी। क्लियर अपन यहाँ पे याद रखना। अब सवाल आता है कि सर एनबीएफसी है क्या, ये तो बता दीजिए। देखिए एनबीएफसी वो फाइनेंशियल कंपनीज होती है जो कि बैंक नहीं होती है। बैंक कौन कौन सी सुविधाएं देता है, हमारे पैसा जमा भी करता है और हमें लोन भी प्रोवाइड करता है। लेकिन एनबीएफसी हमें लोन देती है, नो डाउट। एनबीएफसी क्या करेगी, हमको लोन देगी, ठीक है, हमारे पैसे इन्वेस्टमेंट भी करवाएगी, हमारे पैसे इन्वेस्टमेंट भी करवाएगी, ठीक है, आईपीओ वगैरह भी देगी, आईपीओ भी देगी और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करवाएगी हमसे। लेकिन हमारा पैसा वो जमा नहीं करेगी, जैसे हम लोग बैंक में देते हैं ना, पैसा जमा करते हैं हमको ब्याज मिलता है, इस तरीके की सर्विसेज ये नहीं प्रोवाइड करेगी। इसे हम क्या बोलते हैं, एनबीएफसी, यानी कि एक ऐसी वित्तीय संस्था जो कि बैंकिंग नहीं है, इसलिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, ये बात याद रखना। आरएन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को आरबीआई का अप्रूवल मिल चुका है, क्या काम करने के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आईसीसी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी के तौर पे आप काम कर सकते हो। क्लियर पॉइंट याद रखना। और एनबीएफसी बनने के लिए आरबीआई का लाइसेंस लेना पड़ता है, आरबीआई लाइसेंस देता है, ठीक है, किस एक्ट के तहत, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत यहां पे क्या दिया जाता है, परमिशन दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है, लाइसेंस दिया जाता है। तो अभी आर्मन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का एक ब्रांच ऐसा भी होगा जो एनबीएफसी के तौर पे काम करेगा, जो एनबीएफसी के तौर पे काम करेगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना, यानी कि इसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, ठीक है, इस कंपनी को क्या मिल चुका है आरबीआई की तरफ से, सर्टिफिकेट, ठीक है, क्या सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मिल चुका है। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। चलिए आगे आते हैं, अगला जो न्यूज आता है आपका वो क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया इज कंसिडरिंग रिफ्यूजल टू एक्स्ट्राडाइट शेख हसीना primarily to comply with which international legal obligation। भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार कर रहा है, मुख्य रूप से किस अंतरराष्ट्रीय कानून दायित्व का पालन करने के लिए कर रहा है। अब देखिए आपको पता है बांग्लादेश में 2024 में दंगे हुए थे, बहुत सारे तकरीबन 1400 लोग 1500 लोग मर गए थे, है ना, और शेख हसीना उन दंगों से बचने के लिए भारत में आकर के शरण लिया था। अभी क्या हुआ, नवंबर 2025 में, नवंबर 2025 में शेख हसीना को, ठीक है, 2025 में, ये तो शेख हसीना है, इन्हें मृत्यु दंड दिया गया, ठीक है, किसके द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है, तो बांग्लादेश की कोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल, क्राइम ट्रिब्यूनल, आईसीटी, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के द्वारा मृत्यु दंड मिला है, किसको मिला है, यहाँ पे शेख हसीना को। अब शेख हसीना जो कि भारत में है, तो बांग्लादेश क्या बोल रहा है भारत को कि भारत शेख हसीना को हमको वापस कर दो, ठीक है, शेख हसीना को क्या कर दो, वापस कर दो, यानी कि एक्स्ट्रा डाइट कर दो, क्या कर दो, एक्स्ट्रा डाइट कर दो, एक्स्ट्रा डाइट कर दो शेख हसीना को, यानी कि हमको दे दो, हमको दे दो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यर्पण का नाम देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रत्यर्पण। एक्स्ट्रा डाइट का मतलब क्या होता है, प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण। इसका मतलब क्या है, जो हमारी मुजरिम आपके देश में आप हमको वापस कर दो। भारत को कौन बोल रहा है, तो बांग्लादेश बोल रहा है, लेकिन भारत यहां पे कतरा रहा है शेख हसीना को वापस देने के लिए, क्योंकि देखो भारत जानता है कि अगर शेख हसीना को हम लोग वापस कर देंगे बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में शेख हसीना को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और फरवरी 2026 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें जो अवामी लीग पार्टी है शेख हसीना की, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी। तो जीतेगा कौन, या तो एक तारिक रहमान की पार्टी है जिसको हम लोग बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोलते हैं, बीएनपी कहते हैं, वो जीतेगी, और या तो फिर ये तो रहेंगे ही नहीं, तो उन्हीं की कोई ना कोई पार्टी जीतेगी बांग्लादेशियों की। और बांग्लादेश अभी सपोर्ट में है चाइना के, अमेरिका के और पाकिस्तान के, तो वो लोग चाहते ही नहीं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन नहीं रहेगी तो यूनुस रहमान की ही जो पार्टी अभी चल रही है सरकार, यही आगे कंटिन्यू रहेगी। तो अगर भारत वापस कर देता है शेख हसीना को, तो डेफिनेटली ये इनको मार दिया जाएगा, नो डाउट, इनको मारा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनको मारा ही जाएगा, और इलेक्शन फिर होंगे ही नहीं, तो मोहम्मद यूनुस ही आगे लीडर बने रहेंगे। इसलिए भारत वापस नहीं कर रहा। लेकिन भाई इंटरनेशनल, और भारत बोल क्या रहा है कि भैया हम वापस कर देंगे, नो डाउट, लेकिन कोई कानून भी तो होना चाहिए ना, इंटरनेशनल लेवल पे कोई कानून है जो मैं उसका पालन करना चाहता हूं, उसका पालन करते हुए मैं आपको वापस करूंगा। तो वही
भारत किस इंटरनेशनल कानून का हवाला देकर के शेख हसीना को वापस नहीं कर रहा है, ये आपका सवाल है। यूनाइटेड चार्टर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो करेक्ट आंसर इज बच्चों सी, करेक्ट आंसर इज बच्चों सी, नागरिक और राजनीतिक यानी कि इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन सिविल राइट एंड पॉलिटिकल राइट, ठीक है, याद रखना। तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR बोलते हैं इसको, याद रखना, ठीक है। ये क्या बोलता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है, एक देश दूसरे देश को अपराधी को सौंपेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा अपराधी अगर बांग्लादेश में है तो बांग्लादेश मेरा अपराधी को भारत को सौंप देगा और भारत बांग्लादेश के अपराधी को बांग्लादेश को सौंप देगा। ये कानून है, ठीक है, ये कानून है। और भारत और बांग्लादेश दोनों ही इसके मेंबर है, बांग्लादेश दोनों ही इसके मेंबर हैं। तो अभी बांग्लादेश ने बोला क्या भूल गए, क्या भूल गए आप, ICCPR साइन किया था हम दोनों ने, भारत को किसने बोला, बांग्लादेश ने बोला, ठीक है, याद रखना। तो लेकिन फिर भारत ने बोला कि आप क्यों भूल गए, मैं तो नहीं भूला, आप क्यों भूल गए कि इसी ICCPR में एक आर्टिकल 6 है, इसी ICCPR में एक आर्टिकल 6 है, एक आर्टिकल क्या है, 6 है। आर्टिकल 6 क्या बताता है कि ठीक है, मैं आपके मुजरिम को या जिस पे आपको संदेह है वो मेरे देश में शरण लिए हुए है तो मैं भेज दूंगा, आपको भेज दूंगा, बांग्लादेश को मैं शेख हसीना को सौंप दूंगा, लेकिन मैं तब नहीं सौंपूंगा जब उस व्यक्ति की जान का खतरा है, ठीक है, यानी कि लाइफ का रिस्क है, ठीक है, लाइफ रिस्क के केस में मैं नहीं भेजूंगा। कौन कहता है यहां पे, तो ICCPR बता रहा है, क्या ICCPR क्या बता रहा है यहां पे कि अगर किसी व्यक्ति की जान का खतरा है तो उस व्यक्ति को उस देश को सौंपने से मना कर सकता है, यानी कि शेख हसीना की जान को खतरा है, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि यहां पे बनाया गया ना भाई साहब, ये बताया गया है कि भैया हम मौत की सजा सुना रहे हैं, इनको फांसी पर चढ़ा देंगे, तो यहां शेख हसीना की जान को खतरा है, नो डाउट, ठीक है, तो भारत इस ग्राउंड पे मना कर सकता है कि लाइफ का रिस्क है। इसके बाद आर्टिकल 7 है, इसके बाद आर्टिकल 7 जो है, आर्टिकल 7 जो है, अब आर्टिकल 7 क्या बता रहा है, ठीक है, कि भैया लाइफ का रिस्क तो है ही, और अगर कहीं टॉर्चर, अगर आप कहीं टॉर्चर कर रहे हो उसको, ठीक है, इनह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हो, उसको मार तोड़ रहे हो, 15-15 दिन खाना नहीं दे रहे हो, इस तरीके से, तो वो आर्टिकल 7 में अगर ये दोनों किसी व्यक्ति के साथ होने की संभावनाएं हैं तो हम उस व्यक्ति को वापस नहीं करेंगे, ये भी तो लिखा है। तो ये आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए सर हम शेख हसीना को आपको वापस नहीं कर सकते हैं, क्लियर है पॉइंट। फिर यहां पे क्या बोला है बांग्लादेश ने कि चलो ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे समझ में आ गया, इंटरनेशनल लेवल पे समझ में आ गया, लेकिन नेशनल लेवल पर भी तो एक कानून है ना सर, नेशनल लेवल पर भी तो एक कानून है ना सर, तो उस नेशनल लेवल वाले कानून को क्यों नहीं मान रहे हो। तो भारत बोल रहा कौन सा नेशनल लेवल का कानून, तो हम लोगों ने सर 2013 में और 2016 में एक कानून बनाया था, ठीक है, एक समझौता साइन किया था, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, ठीक है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हम लोगों ने साइन किया था, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी कि प्रत्यर्पण संधि हम लोगों ने साइन की थी, क्या प्रत्यर्पण संधि हम लोगों ने साइन की थी, प्रत्यर्पण संधि हम लोगों ने साइन की थी। उसके तहत भी तो सर आपने कहा था कि जो बांग्लादेश के मुजरिम होंगे वो आप बांग्लादेश को सौंप दोगे, जो भारत के मुजरिम होंगे बांग्लादेश भारत को सौंप देगा, कहा था ना, तो सर उसके तहत तो आप वापस कर दो शेख हसीना को। तो यहाँ पे भारत फिर याद दिलाता है कि सर ये जो ट्रीटी है ना समझौता, इसका भी आर्टिकल 6 आपको याद होना चाहिए, इसका भी आर्टिकल 6 आपको याद होना चाहिए। हमने क्या बोला था, अगर तो वो बंदा कोई पॉलिटिकल ऑफेंस है यानी कि राजनैतिक अपराधी है, यानी कि राजनैतिक अपराधी है, राजनैतिक अपराधी है, ठीक है, अपराधी है, यानी कि पॉलिटिकल क्या है ये, यानी कि पॉलिटिकल ऑफेंस है उसका, पॉलिटिकल ऑफेंस है उसका, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर नहीं लौटाएंगे। इसलिए नहीं लौटाएंगे कि देखो पॉलिटिकल ऑफेंस में तो आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हो ना सर, है ना। अब आप जो रहमान यूनुस साहब हैं वो तो लीडर है वहां पे, ठीक है, सरकार उन्हीं की चल रही है, तो वो तो इस शेख हसीना को साफ बोल देंगे इनको फांसी पर चढ़ाओ बे,
क्योंकि भाई तुम तो वो तो पॉलिटिकली आपको विरुद्ध में खड़ा होगा ऑपोजिशन वाला। ये तो कुछ वैसे ही हो गया कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को बोल रहे हैं कुछ भी इल्जाम लगा के, और राहुल गांधी बेचारे चले गए कहीं विदेश में, तो विदेशी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं राहुल गांधी को ले जाओ तुम। नहीं, नहीं ले जा सकते भाई। ये पॉलिटिकल में क्या होता है, रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पे कुछ भी इल्जाम लगा सकती है, चाहे वो निर्दोषी क्यों ना हो। तो हमने बात किया था कि राजनीतिक अगर अपराधी है तो वापस नहीं किया जाएगा। तो भैया शेख हसीना राजनीतिक अपराधी ही तो है। इसके अलावा एक आर्टिकल 8 भी था ना सर, आपको शायद याद होगा कि अगर आपके मंसूबे खराब हैं उस अपराधी को वापस लेने में, अपराधी कहो या कुछ भी कहो, मंसूबे खराब यानी कि आप उससे अमानवीय व्यवहार कर रहे हो, ठीक है, यानी कि फेथ ऑफ गुड नहीं है। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है, ठीक है, ठीक है, गुड फेथ नहीं है, गुड फेथ नहीं है। गुड फेथ का मतलब क्या है, आपके मंसूबे खराब हैं, ठीक है, गुड फेथ नहीं है यानी कि अगर आपके मंसूबे खराब है यानी कि आप उसको बुला के उसको टॉर्चर करोगे, परेशान करोगे, सर हम तब भी उसको वापस नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपको पता है ना। तो शेख हसीना क्या है, शेख हसीना यही तो है, ठीक है, तो हम आपको वापस नहीं करेंगे, याद रखना। तो ये दो ऐसे कानून है, दो ऐसे नियम है जिसको पालन करते हुए भारत क्या कर रहा है, शेख हसीना को वापस नहीं भेज रहा है, याद रख लेना, ठीक है। आईसीसीपीआर जो कि एक इंटरनेशनल कानून है, उसके बाद ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी कि प्रत्यर्पण संधि जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक संधि है। क्लियर पॉइंट बच्चों। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं टॉपिक, ये टॉपिक चलो करंट अफेयर का एक पार्ट है, लेकिन इसके बारे में डिटेल तकरीबन एक लंबी वीडियो, ठीक है, आधे घंटे से भी ज्यादा की प्रॉपर वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, इस पे तो आप जाइए देखिए, आपको एक एक एंगल दिखाई दे देगा, एक एक चीज दिखाई दे देगी कि चाइना का क्या रोल है इसमें, अमेरिका का क्या रोल है इसमें, पाकिस्तान का क्या रोल है इसमें, क्यों भारत चुप है अभी भी, ये इतना सारा कुछ हिंदुओं के अगेंस्ट हो रहा है बांग्लादेश में। तो याद रखिए एक एक चीज बना कर रखा है मैंने, क्योंकि भारत बहुत डिप्लोमेसी के साथ चल रहा है, फूक फूक का कदम रख रहा है, और ये पूरा सब कुछ आपको तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो जाके देखोगे। आप जाइए देखिए, राहुल एकेडमी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा पूरा पूरा वीडियो बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो न्यूज आती है वो क्या आती है, वेयर इज इसरो। जो इसरो है, ठीक है, याद रखना, जो इसरो है उसने डेवलप किया है, ठीक है, डेवलपिंग थर्ड लॉन्चिंग पैड, इसरो ने अपना थर्ड लॉन्चिंग पैड डेवलप किया है। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, देखियो इसरो जो है अपना जितना भी सैटेलाइट वगैरह भेजता है आसमान में, मिसाइल वगैरह लॉन्च करता है, तो कहां से करता है याद रखना, ठीक है, आंध्र प्रदेश से करता है, आंध्र प्रदेश से करता है, आंध्र प्रदेश से करता है। आंध्र प्रदेश में कहां से करता है, तो श्रीहरिकोटा से करता है, श्रीहरिकोटा से करता है। कहां से करता है, श्रीहरिकोटा से करता है। श्रीहरिकोटा में कहां से करता है, तो एक सतीश धवन रिसर्च सेंटर है, सतीश धवन रिसर्च सेंटर है, ठीक है बच्चों, रिसर्च सेंटर है, सतीश धवन रिसर्च सेंटर है, याद रख लेना। क्लियर पॉइंट, सतीश धवन रिसर्च सेंटर है। और याद रखना सतीश धवन जो रिसर्च सेंटर है ना, इसका नाम 2002 में रखा गया था, 2002 में रखा गया था। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। इसके पहले क्या था, श्रीहरिकोटा रेंज के नाम से था, रेंज के नाम से श्रीहरिकोटा रेंज। 2002 में नाम बदल के सतीश धवन रिसर्च सेंटर रखा गया था। यहां पे पहले क्या हुआ करता था, एक लॉन्चिंग पैड था, लॉन्चिंग पैड मतलब जहां से इस पैड के ऊपर से, जिस पैड से हम लोग क्या करते थे, ठीक है, मिसाइल लॉन्च किया करते थे, जिस पैड पे हम लोग क्या किया करते थे, अपना सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया करते थे, याद रखना, सैटेलाइट वगैरह मिसाइल वगैरह लॉन्च किया करते थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, ये लॉन्चिंग पैड हुआ करता है, ये लॉन्चिंग पैड होता है। क्लियर बच्चों, याद रख लेना ये सारा कुछ, ठीक है, ठीक, ये पहले था। अब 2005 में एक और लॉन्चिंग पैड बना जाएगा, क्योंकि भाई देखो मिसाइलें बहुत चलानी थी, सैटेलाइट बहुत छोड़ने थे, लेकिन जगह अपने पास बहुत ही कम थी, ठीक है, तो दूसरा बनाया गया 2005 के अंदर में, ताकि और ज्यादा मिसाइलों को हम लोग छोड़ सके। और तीसरा अभी बनाया जा रहा है जो कि 2029 में कवर होगा, ठीक है, थर्ड लॉन्च पैड, ठीक है, थर्ड लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। क्लियर पॉइंट, यहाँ पे ये बात आप लोगों को याद रखना है, तीसरा लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। क्लियर पॉइंट। और तीसरा लॉन्च पैड कौन बना रहा है, तो इसरो बना रहा है। कहां पे, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में बनाया जा रहा है। क्लियर पॉइंट बच्चों, यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर आता है ना, तो श्रीहरिकोटा। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो न्यूज आती है, अंडर इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए ऑस्ट्रेलियाज डिसीजन ऑन टैरिफ मीन। अभी देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम क्या है, ईसीटीए इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। क्या नाम है इसका,
इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक 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 कॉपरेशन कॉपरेशन इकोनॉमिक कॉपरेशन कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट एंड ट्रेड एग्रीमेंट एंड ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे, ट्रेड एग्रीमेंट ट्रेड एग्रीमेंट ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये किया गया था 2022 में, ये किया गया था एक एग्रीमेंट 2022 में। ठीक है, कि हम लोग ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो सब हम लोग करेंगे। ठीक है, 2022 में, तो 2022 23 24 25, ठीक है, 3 साल। ठीक है, तो थर्ड एनिवर्सरी आ चुकी है। क्या थर्ड एनिवर्सरी आ चुकी है, याद रखना थर्ड एनिवर्सरी आ चुकी है। क्लियर पॉइंट, यहाँ पे थर्ड एनिवर्सरी आ चुकी है। तो थर्ड एनिवर्सरी पे फिर से मीटिंग बैठी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, फिर से मीटिंग बैठी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की फिर से एक मीटिंग बुलाएगी और इस मीटिंग के दौरान ये बोला ऑस्ट्रेलिया ने कि सर अब जब भारत से जो कोई भी सामान एक्सपोर्ट होगा, कहां पे एक्सपोर्ट होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट होगा। कहां पे एक्सपोर्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, अब वो फ्री होगा, एक्सपोर्ट क्या होगा, फ्री होगा, यानी कि 0% क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा सामान जाएगा ना बहुत सस्ता हो जाएगा। महंगा कैसे होता है, देखिए भारत से कोई सामान, भारत का 100 रुपए का कोई सामान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने मान लीजिए 10% टैक्स लगा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने जैसे मान लीजिए 10% टैक्स लगा दिया, तो वही सामान 110 रुपए का ऑस्ट्रेलिया में बिकेगा, तो ऑस्ट्रेलिया में वो सामान को बहुत ही कम लोग खरीदेंगे या फिर नहीं भी खरीदेंगे। लेकिन अगर भारत का यही 100 रुपए का सामान, ठीक है, 0% टैक्स लगेगा, तो ऑस्ट्रेलिया में भी 100 रुपए का बिकेगा, और ऑस्ट्रेलिया में 100 रुपए का बिकेगा तो जाहिर सी बात है सभी खरीदेंगे, है ना, क्योंकि सस्ता होगा ऑस्ट्रेलिया में सामान। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने क्या बोला है, ठीक है, कि अब 0% टैक्स लगेगा भारत के ऊपर, यानी भारत अपना सामान बेच सकता है ऑस्ट्रेलिया में और 0% टैक्स के साथ। और कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये जो हमारा एग्रीमेंट है, ठीक है, ये जो ECTA इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इसके बदौलत 2024 से लेकर 2025 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था ना, इसमें आप देखोगे, ठीक है, कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड है ना, ठीक है, कितना 8% का बढ़ोतरी हुआ है, 8% इंक्रीज हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड। इसी वजह से यही सब कुछ देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और वो ये उठाया है कि भाई साहब अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन ट्रेड को और बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से, और इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी सामान है, जितने भी ऑल गुड्स जितने भी सामान है, सभी पे क्या कर दिया जाएगा, 0% का टैक्स लगाया जाएगा। क्लियर पॉइंट। तो क्वेश्चन में क्या था, भारत ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA के तहत ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन टैरिफ के मैटर में क्या है, कि भारतीय वस्तुओं पर आंशिक शुल्क में कमी, मतलब कमी होगी लेकिन बहुत ही कम, ठीक है, चुनिंदा कृषि उत्पादों पर शून्य शुल्क, सभी भारतीय निर्यात टैरिफ लाइनों पर शून्य सीमा शुल्क। करेक्ट आंसर इज आपका ये, 0 कस्टम्स ड्यूटी ऑन ऑल इंडियन एक्सपोर्ट टैरिफ लाइन। क्लियर है बच्चों यहाँ पे। चलिए आगे आते हैं, अगला सवाल क्या आता है, अगला सवाल आता है, अंडर विच लीगल फ्रेमवर्क इज हिमाचल प्रदेश रेगुलेटिंग इंडस्ट्रियल हेम्प कल्टीवेशन इन द ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव। ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत हिमाचल प्रदेश औद्योगिक भांग की खेती को किस कानूनी ढांचे में नियंत्रित कर रहा है। अभी देखिए, हिमाचल प्रदेश में भांग और गांजा की खेती को कानूनी चोला पहना दिया गया है, यानी कि कानूनी रूप से अलाउ हो गया है कि हाँ भैया आप भांग उगा सकते हो, और ये किसने बोला है, तो हिमाचल प्रदेश ने बोला है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश ने बोला है, ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये दिखाई दे रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है बच्चों, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, ठीक है, सुक्खू जी हैं। कौन है ये, तो CM है, ठीक है, याद रखना CM है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी CM है। इन्होंने बोला है कि भांग की खेती को अब भांग की खेती को क्या किया जाएगा, को लीगलाइज किया जाएगा, यानी कि कानूनी तौर पे अलाउ कर दिया जाएगा, यानी कि कानूनी तौर पर क्या किया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा कि हाँ अब हिमाचल प्रदेश में हम लोग कानूनी तौर पे भांग की खेती कर सकते हैं, ऐसा कह दिया गया है, ठीक है। लेकिन यार भांग तो नशीली पदार्थ है, अब ये भांग नशीली पदार्थ है तो इसको उगाने का परमिशन कैसे दिया जा सकता है, नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए कोई तो कानून होना चाहिए ना, तो कोई कानून है, ठीक है, एक कानून है, वही कानून आपको आंसर बताना है। किस कानून का पालन करते हुए हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती को
अभी अलाउ कर दिया है। किस लिए अलाउ किया है? औद्योगिक इस्तेमाल के लिए अलाउ किया है, यानी कि उसको नशे के लिए नहीं, औद्योगिक इस्तेमाल के लिए उगाया जा सकता है। नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, यानी कि नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम 1985, एजेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों आपके पास? ठीक है, नार्कोटिक्स। ठीक है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये जो अधिनियम है नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम जो कि 1985 में आया था, ये बताता है कि हाँ आप उगा सकते हो भांग की खेती, लेकिन किस लेवल तक उगा सकते हो, किस लेवल तक उगा सकते हो और क्या क्या प्रावधान होने चाहिए। तो सबसे पहले प्रावधान देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले प्रावधान देख लीजिए। एक केमिकल होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? ठीक है, टेट्राहाइड्रो। ठीक है, याद रखना क्या नाम है उसका? टेट्रा। टेट्रा, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, टेट्राहाइड्रो। ठीक है, टेट्राहाइड्रो कैना। ठीक है, टेट्राहाइड्रो कैना। ठीक है, टेट्राहाइड्रो कैनाबाइनॉल, कैनाबाइनॉल। ठीक है, याद रखना क्या है ये? टेट्राहाइड्रो, हाइड्रो। ठीक है, टेट्राहाइड्रो कैनाबाइनॉल, कैना कैना बायनॉल। ठीक है, बायनॉल। ठीक है, याद रखना कैनाबाइनॉल। टेट्राहाइड्रो, TETRA, टेट्रा, HYDRO, हाइड्रो, कैना, CANNA, कैना बायनॉल, टेट्राहाइड्रो कैनाबाइनॉल, टेट्राहाइड्रो कैनाबाइनॉल, टेट्राहाइड्रो कैनाबाइनॉल। क्या है ये? भांग के अंदर ये जो केमिकल है ना, वो है, यही नशीली पदार्थ है। यही क्या है? नशीला पदार्थ है जो कि भांग में मिलता है। ठीक है, इस नशीले पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए जो इस्तेमाल किया जाएगा ना भांग उगाने के बाद, उसमें कितनी होनी चाहिए? 0.3%। कितना? 0.3% क्या होना चाहिए? टेट्राहाइड्रोकैनाबाइनॉल की मात्रा होनी चाहिए उस भांग में, तो उस भांग को आप उगा सकते हो। तो ठीक है ना, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार बोली ठीक है कि जो हमारा टेट्राहाइड्रोबाइनाकोनॉल जो केमिकल है, जो नशीला पदार्थ है भांग में पाया जाता है, वो कितना रखेंगे हम लोग? 0.3% ही रखेंगे जब उगाएंगे। क्लियर पॉइंट? ये बात आप लोग को याद रखनी है। और इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाएगा? उद्योग में किया जाएगा। हम लोग इसको नशीले पदार्थों में नहीं लेकर के आएंगे। उद्योग में जैसे कि इससे क्या दवाइयां बनाई जाएंगी, दवाइयां बनाई जाएंगी, इसको टेक्सटाइल में इस्तेमाल किया जाएगा, इसको टेक्सटाइल में इस्तेमाल किया जाएगा, दवाइयां बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसको उद्योग में इस्तेमाल किया जाएगा। इसको नशीली पदार्थ, इस तरीके के नशीले पदार्थ जो लग रहा है कि नशीला पदार्थ है, ऐसे नहीं इस्तेमाल किया जाएगा कि हाँ भैया मतलब इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो हिमाचल प्रदेश ने अच्छा डिसीजन लिया है। इससे क्या होगा? जो लोकल खेती करने वाले होंगे, किसान होंगे, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा और ये कानून का पालन करते हुए ही किया जाएगा। अब ये जो सब कुछ किया जा रहा है, उगाया जा रहा है, तो किस कोई प्लान है, कोई स्कीम है क्या? यस सर, ये एक स्कीम है जो कि ग्रीन टू गोल्ड, ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव है। क्या इनिशिएटिव का नाम क्या है? इनिशिएटिव का नाम क्या है? यानी कि जो पहल है, उस पहल का नाम क्या है? ग्रीन। क्या पहल का नाम क्या है? ग्रीन टू गोल्ड, ग्रीन टू गोल्ड, ग्रीन टू गोल्ड, ग्रीन टू गोल्ड पहल का नाम है। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। तो ये पूरा पूरा न्यूज आपके सामने सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के प्रोफेशनल मैनेजर्स में हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे ऊपर कौन आ रहा है? अभी देखिए, हुरुन 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 एक यूके की रिसर्च कंपनी है। हुरुन 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 एक क्या है? यूके की रिसर्च कंपनी है। क्या है? रिसर्च कंपनी है, रिसर्च कंपनी है, याद रखना रिसर्च कंपनी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे? शंघाई में है, शंघाई में है। ठीक है, शंघाई में है। और शंघाई कहां? तो चाइना में है। ये हुरुन जो कंपनी है, ये जो हुरुन जो कंपनी है ना, वो अमीर लोगों की लिस्ट निकालती है। ठीक है, अमीर, ठीक है, अमीर लोगों की लिस्ट निकालती है। ठीक है, लिस्ट ऑफ रिच पीपल, लिस्ट ऑफ रिच पीपल की एक लिस्ट निकालती है। याद रखना, लिस्ट पीपल की एक लिस्ट निकालती है। उसमें अभी टॉप में जो आया है, ठीक है, उसमें अभी जो टॉप में आया है, नंबर 1 पे जो आया है, वो कौन है? जयश्री उल्लाल। कौन है? जयश्री उल्लाल, जय श्री उल्लाल। ठीक है, जयश्री उल्लाल, जयश्री उल्लाल है टॉप पे। क्लियर पॉइंट? यहाँ पे जयश्री उल्लाल
टॉप पे है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। और इनकी जो नेटवर्थ है, यानी जो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कितने की है, 50,170 करोड़, 50,170 करोड़ की इनकी नेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, याद रख लेना। इन्होंने किसको पीछे कर दिया है भाई साहब, तो सत्या नडेला को पीछे कर दिया है, सुंदर पिचाई को पीछे कर दिया है, ठीक है। सत्या नडेला को पीछे कर दिया है। सत्या नडेला किसके सीईओ है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, ठीक है। सत्या नडेला किसके है भाई साहब, सत्या नडेला, और ये सारे के सारे भारतीय मूल के हैं। सत्या नडेला किसके हैं, तो गूगल के सीईओ है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो इस न्यूज में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट इतना जरूर याद रखना है कि भारतीय मूल के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, जो किसी कंपनी के मैनेजर है, किसी कंपनी के आईटी में काम कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। अमीरों की बात करें, अमीरों में तो भैया हमारा मुकेश अंबानी, ये सब अडानी वडानी बहुत सारे हैं। प्रोफेशनल में जो किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं वो अमीर हैं, याद रख लेना। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो अभी जो जयश्री उल्लाल है, ठीक है, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। और ये लिस्ट किसकी है, हुरून की है। ये लिस्ट किसकी है, हुरून की है, हुरून, ठीक है, एक रिसर्च कंपनी है, उसके ये लिस्ट है। क्लियर बच्चों यहाँ पे। चलिए आगे आते हैं, जो अगली न्यूज आती है वो क्या है, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया के लिए मुंबई में RPREX 2025 का संचालन किस संगठन ने किया। अभी देखिए, समुद्र में प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है, इस प्रदूषण को रोकने के लिए एक एक्सरसाइज शुरू की गई है, उसी से रिलेटेड आपका ये नाम है, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम क्या है, RPREX, यानी कि रीजनल लेवल पॉल्यूशन। क्या नाम है इसका, रीजनल, ठीक है, रीजनल लेवल पॉल्यूशन, ठीक है, रीजनल लेवल पॉल्यूशन। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, रीजनल लेवल पॉल्यूशन, ठीक है, रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। क्लियर पॉइंट, याद रखना, रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। अब ये किस तरीके की एक्सरसाइज है, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि समुद्र में पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगी, समुद्र में पॉल्यूशन को, प्रदूषण को कंट्रोल करेगी। अब देखना, ये समुद्र में प्रदूषण कैसे होता है, ठीक है, समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करेगी, समुद्री प्रदूषण को क्या करेगी, नियंत्रित करेगी, याद रख लेना। अब समुद्र में प्रदूषण कैसे होता है, ऑयल पिल्स से सबसे ज्यादा होता है। ऑयल पिल्स का मतलब क्या है, जो ऑयल आपको पता है, तेल विदेशों से हमारे देश में इंपोर्ट करते हैं, तो समुद्र में ना बह जाते हैं, कई बार लीक हो गया तो भाई कई किलोमीटर पे ना समुद्र के पानी पे क्या होता है, तेल ही तेल होता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा पानी में नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से जो जलीय जीव जंतु हैं वो परेशान हो जाते हैं और वो मरने लग जाते हैं। तो समुद्र के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके से एक यहाँ पे पूरा एक एक्सरसाइज चलाया गया है, और वो एक्सरसाइज का काम क्या है, समुद्री प्रदूषण को कंट्रोल करना। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, याद रखना। और ये एक्सरसाइज कौन कर रहा है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड कर रही है, यानी कि भारतीय तटरक्षक कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड क्या कर रहा है, ये एक्सरसाइज का नाम क्या है, पॉल्यूशन एक्सरसाइज का नाम क्या है, रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, ठीक है। कौन कर रहा है, इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या नाम है इसका, इंडियन कोस्ट गार्ड इस पॉल्यूशन, इस एक्सरसाइज का नाम है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज को कवर करने के लिए एक पोत होता है ना, पोत शिप, ये दिया गया है पोत, ठीक है। एक पोत दिया गया है, किसको दिया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है, ठीक है। उसका नाम, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स बोलते हैं इनको, यानी पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ही इस वेसल को प्रॉपर बनाया गया है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये पोल्यूशन कंट्रोल करने का जो जिम्मेदारी है किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड कब बनाया गया था, जो इंडियन कोस्ट गार्ड कब बनाया गया था, ये भी आप लोगों से कई बार पूछा जा सकता है, क्योंकि जो न्यूज में रहेगा तो आपसे पूछा ही जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना, ये बनाया गया था 1978 में, और तारीख क्या थी, अगस्त थी। और आपको तारीख बताना है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, ठीक है, तारीख बताना है
कितनी तारीख थी, लो ये मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक डॉट 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 कर दिया। आप लोग क्या बताना है, तारीख बताना है, ठीक है, तारीख बताना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम कब मनाते हैं, उसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। और यही इंडियन कोस्ट गार्ड अब समुद्र में प्रदूषण को रोकेगा, किसकी हेल्प से, तो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स की हेल्प से। और इसके लिए एक एक्सरसाइज चलाई गई है, एक्सरसाइज का नाम क्या है, रीजनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। क्लियर है पॉइंट बच्चों यहाँ तक? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आई होप आप लोगों ने नोट्स जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके से मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से, रोज मिलूंगा आप लोगों से नए नए सवालों के साथ जो एग्जाम्स ओरिएंटेड होंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।